हेलो दोस्तों, क्लास 12th एनसीईआरटी केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों मैं राहुल सर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की वीडियो में हम 2 नंबर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। जी हाँ दोस्तों, हम क्लास 12th केमिस्ट्री स्पेशली एमपी बोर्ड की बात करें तो दोस्तों एमपी बोर्ड में जिस जिस यूनिट से 2 नंबर के क्वेश्चन आने हैं उन सभी यूनिट से हमने 2 नंबर के क्वेश्चंस को उठाया है और दोस्तों उन क्वेश्चन को हम सॉल्यूशन के साथ उनके क्वेश्चन के साथ उनके आंसर के साथ हम दोस्तों आपको कंप्लीट करा रहे हैं। तो दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और हाँ दोस्तों, अगर आप जो मैंने वो क्वेश्चन कराए हैं इतने क्वेश्चन आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आपके एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो बाहर आएगा। और दोस्तों हाँ, स्पेशली 90+ लाने के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। और दोस्तों हाँ दोस्तों, यदि यहाँ पर मैंने क्वेश्चन के साथ आंसर तो दिया ही है, साथ में कोई दिक्कत नहीं है, बट दोस्तों यदि आपको और भी इजी तरीके से इनके आंसर को चाहिए है ना, और यूनिट वाइज आप यूनिट वाइज आप क्वेश्चंस को कंप्लीट करना चाहते हैं, आप पूरा कंप्लीट 4 नंबर के 5 नंबर के क्वेश्चन 3 नंबर के सभी क्वेश्चंस को कंप्लीट करना चाहते हैं, है ना, तो दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इन सभी यूनिट्स का लिंक दिया है तो आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, ओके दोस्तों, तो आइए दोस्तों हम 2 नंबर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी यूनिट फर्स्ट से यूनिट लास्ट तक आपको लिंक दिया है तो आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों हम पहले दिए 2 नंबर के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। आज हम 2 नंबर के क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उन्हीं को स्टार्ट कर रहे हैं, उन्हीं को बता रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों हमारा जो पहला क्वेश्चन है 2 नंबर का वो है हिमांक तथा हिमांक में अवनमन क्या होते हैं समझाइए। मतलब उसने ये पूछा कि हिमांक क्या होता है और हिमांक में अवनमन क्या होता है समझाइए। तो दोस्तों ये हिमांक का आंसर है और ये हिमांक में अवनमन का आंसर है। क्योंकि दोस्तों मैं आंसर तो नहीं बताऊंगा, आंसर पढ़ के नहीं बताऊंगा, क्योंकि इसमें अगर आंसर पढ़ के बताता हूं तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी और जो पढ़ा लिखा है मैं वही बताऊँगा। और मैंने समझाने की बात है तो मैंने सारा कुछ समझा के रखा है आपको, है ना, तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए और कर सकते हैं इनको। ठीक है, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है। और इसके बाद दोस्तों हमारा जो सेकेंड क्वेश्चन है वो सेकेंड क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि विपरीत परासरण किसे कहती है, इसका एक अनुप्रयोग लिखिए। मतलब विपरीत परासरण क्या है और इसका एक अनुप्रयोग क्या है वो हमें समझाइए। तो दोस्तों जो विपरीत परासरण है इसकी ये परिभाषा है। ठीक है, अब इसका जो अनुप्रयोग है तो दोस्तों ये इसका अनुप्रयोग है, इधर से जो है ना ये इसका अनुप्रयोग है। आप अलग से हेडिंग कर सकते हैं अनुप्रयोग और आप ये लिख सकते हैं इस क्रिया का प्रयोग समुद्री जल के विलवणीकरण में किया जाता है, तो ये इसका उपयोग है। ठीक है, ओके, चलो ये आपका समझ ही गए होंगे। दूसरा क्वेश्चन है हमारा। इसके बाद हमारा थर्ड क्वेश्चन है मेरे भाइयों, परासरण दाब को परिभाषित कीजिए। परासरण दाब को परिभाषित कीजिए, परासरण दाब को परिभाषित करना है। सिद्ध कीजिए कि यह एक अणुसंख्या गुण है और विलय के मोलों की संख्या पर निर्भर करता है। और ये सिद्ध करना है कि यह अणुसंख्या गुणधर्म है और ये विलय के मोलों की संख्या पर निर्भर करता है। तो दोस्तों आपको बता देता हूँ, परासरण दाब को आपको समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है। परासरण दाब आपको इजी लगेगा, परासरण दाब को आप समझा सकते हैं, लेकिन इसमें एक क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए कि यह एक मतलब जो परासरण दाब है एक अणुसंख्या गुणधर्म है और विलय के मोलों की संख्या पर निर्भर करना है, ये सिद्ध करना है। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर लिख देना, यहाँ पर लिखना है आपको सिद्ध। ठीक है, सिद्ध। ठीक है, तो आप लिख लेना बॉन्टॉफ के नियम अनुसार, बॉन्टॉफ के अनुसार जो आपका ये जो परासरण दाब पाई होता है निश्चित ताप पर जो सांद्रता होती है सांद्रता तक के कैसा होता है, समानुपाती होता है। निश्चित ताप पर क्या होता है, सांद्रता के समानुपाती होता है। ठीक है,
और गैलुसाग-वार्नटॉफ्स नियम के अनुसार क्या होता है, जो पाई होता है वो टी के समानुपाती होता है। किसके समानुपाती होता है? टी के समानुपाती होता है। ये स्थिर ताप पर होता है, ठीक है। अब हम देख रहे हैं पाई ही समानुपाती सी के है, पाई ही समानुपाती टी के है, तो दोनों को यदि इसको समीकरण 1 करें, इसको समीकरण 2 करें, दोनों को संयुक्त कर दें तो ये वाली कुछ कंडीशन बनेगी। यहाँ से हम सी की वैल्यू निकालें, नो है ना, ये वाली कुछ कंडीशन बनेगी। लेकिन आपको पता है दोस्तों, जो सी है, सी का मान होता है n/v, है ना। तो सी का मान अब n/v होता है, तो ये आप यहाँ पर साइड में रखें। अब इसको आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ से समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो एक गैस नियतांक क्या आ जाएगा, r आ जाएगा, ठीक है। क्या जाएगा, r, और ये ct है, सेम रहेगा। अब क्या किया उन्होंने, जो c है इस c की जगह n/v रखा, तो c की जगह n/v रखा तो ये वाली कुछ कंडीशन बन गई, समझ गए ना। इनको सॉल्व किया तो ये पाई भी बराबर NIT हो गया, पाई भी बराबर NIT हो गया, ठीक है। अब ये पाई भी बराबर NIT हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो पाई है, इस पाई को हमने देखा तो एक मिनट, हाँ, तो ये पाई भी बराबर NIT हो गया। अब n की वैल्यू क्या होती है, W/m भी होता है, मतलब n बराबर होता है W/m, तो n की जगह हमने क्या रख दिया, W/m, ये रख दिया, ठीक है। तो m क्या है, अणु भार है, और r क्या है, गैस नियतांक। अब यहाँ से ये चीज़ सिद्ध हो रही है कि जो परासरण दाब दिख रहा है आपको, जो परासरण दाब पाई दिख रहा है, वो जो है ना, ये भार की, अणु भार के ऊपर डिपेंड कर रहा है, अणु भार के ऊपर डिपेंड कर रहा है, मतलब अणु जो आपका जो विलेय है उसके कणों पर निर्भर कर रहा है ना, क्योंकि ये विलेय का ही अणु भार है, ये विलेय का ही अणु भार है, W है ना, जो विलेय का ही अणु भार है, ये इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, मतलब ये क्या है, अणु संख्या गुणधर्म है। तो इतना मेरे भाई क्लियर करना है, क्योंकि m बराबर क्या है, यहाँ पर अणु भार है ना, तो यहाँ पर m आ रहा है, मतलब अणु भार है, मतलब ये अणु भार पे डिपेंड कर रहा है ना। तो आप समझ गए होंगे मेरे भाई कैसे क्या करना है। यहाँ पर आप यहाँ से है, ठीक है, ये सिद्ध करना ईजी भी रहेगा। आप ये समझ लेना कि वार्नटॉफ के अनुसार है ना, जो निश्चित ताप पर जो पाई होता है सी के समानुपाती हो रहा है, और स्थिर सांद्रता पर जो पाई है वो टी के समानुपाती होता है। दोनों को मिला दिया, ये वाली कंडीशन बन गई, है ना। इसमें समानुपाती का हटाया तो ये आ गया, लेकिन हमें पता है कि जो n की वैल्यू क्या है, ये है, तो n की जगह हमने ये रख दिया, ये सब सॉल्व हो गया, ठीक है। आंसर हो गया ना, कंप्लीट है, ठीक है। अब मैंने दोस्तों जो क्वेश्चन आपको समझाने वाले हैं उनको मैं समझाऊंगा, बाकी उनको डायरेक्ट बताऊंगा, ठीक है। चलो मेरे भाई, अगला हमारा क्वेश्चन है, अपशोषण तथा अधिशोषण में क्या अंतर है, मतलब जो अपशोषण है और अधिशोषण है उसमें क्या अंतर है, ये इसका आंसर है। आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, स्वर्ण संख्या को परिभाषित कीजिए, स्वर्ण संख्या को परिभाषित कीजिए। आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण में अंतर लिखिए, मतलब जो भौतिक अधिशोषण है और रासायनिक अधिशोषण है इसमें अंतर लिखना है आपको, ये अंतर आपको दे के रखा है। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, हाँ, मतलब दोस्तों ये अंतर है, अभी देखो यहाँ 2 दिए हैं और 2 3 4 टोटल अंतर यहाँ पर 5 दे के रखे हैं, है ना। मतलब जो भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण है इसमें 5 अंतर हैं, ठीक है। 2 अंतर इसके ये हैं और इसके अलावा 3 अंतर इसके ये हैं। बट दोस्तों आपको एग्जाम में केवल 2 नंबर का आना है, तो केवल 2 ही अंतर लिखना है। आपको एक्स्ट्रा पॉइंट सिर्फ हम बता रहे हैं ताकि कुछ पॉइंट भूल जाते हो तो आप उसको कवर कर सको, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, द्रवरोधी तथा द्रव स्नेही सॉल्व क्या है, इनके प्रमुख विभेदी लक्षण लिखिए। मतलब जो द्रवरोधी कोलाइड विलयन होता है और द्रव स्नेही कोलाइड विलयन होता है, वही चीज़ है, ठीक है। द्रव स्नेही कोलाइड विलयन और द्रवरोधी कोलाइड विलयन, है ना। और जब एग्जाम में 2 नंबर का आएगा ना, तो हमें इतना बड़ा नहीं लिखना है, इसको स्मॉलेस्ट करके ही लिखना है ना, क्योंकि 2 नंबर का आएगा तो 2 नंबर में कोई ज़्यादा नहीं लिखा जाता, ठीक है। चलो, तो ये क्वेश्चन है ना। नेक्स्ट है हमारा, अपोहन की व्याख्या कीजिए, मतलब जो अपोहन होता है वो क्या होता है उसकी व्याख्या करें। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, पायसीकरण पर टिप्पणी लिखिए, जो पायसीकरण है उस पर टिप्पणी लिखिए, ये पायसीकरण का क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, पैप्टीकरण क्या होता है इसको समझाइए, तो ये दोस्तों पैप्टीकरण की परिभाषा है, ठीक है। चलो, अगला हमारा दोस्तों क्वेश्चन है, देखो पैप्टीकरण की परिभाषा कुछ बड़ी है ना, यहाँ भी आपको दिख रही है, बट आपको हमारे अनुसार हमारे नोट्सों में देख के लिखेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा दोस्तों, आपको ऐसा लगेगा कि बहुत इजी नोट्स रहेंगे, ठीक है। तो आप कोशिश कीजिए कि हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हैं तो उन पे जाके लिखें। और दोस्तों हाँ,
अगर हमारी नोट्स चाहिए, आपको लिखित नोट्स चाहिए है दोस्तों, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो। टेलीग्राम चैनल से यदि आप कनेक्ट हो जाते हैं तो उसमें यूनिट फर्स्ट से लेकर सभी यूनिट के आपको पीडीएफ दी है, तो दोस्तों आप वहां से हमारे नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों हमारा जो टेलीग्राम है, इस टेलीग्राम जो चैनल है, हमारा चैनल गणेशाय वर्ल्ड के नाम से ही है, ठीक है। किसके नाम से है? गणेशाय वर्ल्ड के नाम से ही है, तो आप देख सकते हैं वहाँ पर, ठीक है। तो दोस्तों और दोस्तों ये जो क्वेश्चन है आपकी 12th केमिस्ट्री में जितने यूनिट से, जिस यूनिट से आपको 2 नंबर के क्वेश्चन आने हैं उस यूनिट को इसमें इन्वॉल्व किया गया है। ऐसे नहीं कि कोई एक ही यूनिट से 2 नंबर के क्वेश्चन उठा के दे दिए, नहीं, जिन जिन यूनिट से 2 नंबर के क्वेश्चन आने हैं उनको इनमें इन्वॉल्व किया गया है और वही क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, द्विक लवण और संकुल लवण की तुलना कीजिए। तो आपको इसमें 2 ही अंतर लिखना है, बाकी इसमें अंतर तो ज़्यादा है, ठीक है। देखो 2 ही अंतर आपको लिखना है, मैं बोल रहा हूँ, लेकिन इसमें अंतर इसके ज़्यादा हैं, ठीक है। 5 4 हैं, बाकी आपको 2 लिखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, लिगेंड क्या है, उदाहरण के साथ उनका वर्गीकरण करें, ठीक है। तो दोस्तों लिगेंड उप सहसंयोजन सप्ताह में केंद्रीय परमाणु आयन से परिबद्ध आयन तथा अणु लिगेंड कहलाते हैं। दोस्तों लिगेंड की परिभाषा ये है, ठीक है। बाकी ये कठिन परिभाषा हमारे नोट्सों में पढ़ेंगे तो ईजी रहेगा, ठीक है। अब लिगेंड का वर्गीकरण, तो दोस्तों जो लिगेंड है वो एक दंतो टाइप का होता है। जब एक लिगेंड धातु आयन से एक दाता परमाणु द्वारा परिबद्ध होता है, परिबद्ध होने का मतलब जुड़ा होता है ना, तो उसे एक दंतो लिगेंड बोलते हैं। जैसे Cl-, ठीक है, NH3, ये है ना एक दंतुर हैं ये, ठीक है। चलो आगे हम बढ़ते हैं दोस्तों। एक दंतुर के अलावा इसके द्विदंतुर भी है, ये द्विदंतुर का एग्जाम्पल है ना, ये बहुदंतुर का एग्जाम्पल है। आप कंप्लीट कीजिए इसको, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित आयनों के IUPAC नाम लिखिए। निम्नलिखित यौगिकों के आपको क्या देना है? IUPAC नामकरण देना है। ये कुछ यौगिक हैं, इनके IUPAC नामकरण देना है। मैंने सब कुछ आपको समझा के रखा है, आप इनको कंप्लीट कीजिए और इसके आंसर भी हैं, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा 2 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है। बर्नर के उपसय संयोजक सिद्धांत लिखिए, ठीक है। वर्नर के उपसय संयोजक सिद्धांत को लिखिए। इसमें काफ़ी पॉइंट है ना, बाकी आप 1-2 पॉइंट कवर कर देंगे तो भी आपका बेस्ट रहेगा, ठीक है। क्योंकि 2 नंबर का तो आना ही है, तो आपको उसी हिसाब से इसको एडजस्ट करना है ना कि पूरा लिखना है, ठीक है। और दोस्तों यदि मेरी मेहनत और वीडियो अच्छी लग रही है आपको, तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुँच सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो सके, ठीक है। चलो, और दोस्तों ये जो चीज़ है स्पेशली जो MP बोर्ड के लिए है, क्योंकि दोस्तों 2 नंबर के क्वेश्चन तो सभी में आने हैं, लेकिन ये MP बोर्ड के लिए स्पेशल है, क्योंकि MP बोर्ड में यही इन्हीं यूनिट से, जिन यूनिट से मैं करा रहा हूँ, इन्हीं यूनिट से 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। चलो हमारा दोस्तों अगला क्वेश्चन है, ये हम देख चुके, हाँ ये बर्नर का उपसय संयोजकता सिद्धांत देख चुके। हमारा 15वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित संकुल आयनों में केंद्रीय धातु में संकरण तथा ग्रहण की जाने वाली ज्यामिति का उल्लेख कीजिए। मतलब दोस्तों ये कुछ यौगिक हैं, इसमें हमें संकरण बताना है, ठीक है। और इसके बाद हमें क्या करना है, संकरण बताना है और इनकी हमें ज्यामिति बताना है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर जो संकरण का जो निर्धारण किया जाता है वो लिगेंड के अकॉर्डिंग किया जाता है। किसके अकॉर्डिंग किया जाता है? लिगेंड। अब यहाँ पर लिगेंड कितने हैं? 4 हैं। यहाँ पर लिगेंड कितने हैं? 4 हैं, मतलब 4 हैं लिगेंड। तो 4 के लिए क्या आता है? sp3 आता है। 4 के लिए क्या आता है? sp3। 3 और 1 4, तो sp3 हो गया। अब दोस्तों इसमें लिगेंड कितने हैं? इसमें लिगेंड दोस्तों हमारे 6 हैं। कितने हैं? 6 लिगेंड हैं। इसमें CN6 है, तो 6 लिगेंड हैं, है ना। तो 6 लिगेंड हैं, तो 6 के लिए संकरण, 6 के लिए क्या होता है? sp3, है ना, d², sp3d²। बाकी ये उल्टा देकर आपको रखा है, तो आपको इससे कंफ्यूज नहीं होना। आपको आंसर क्या लगाना है? sp3d²। ओके, sp3d²। समझा दिया ना मैंने। 3 और 1 4 और 2 6, है ना, हो भी रहा है 6। लिगेंड कितने हैं? 6, तो sp3d², मतलब यहाँ पर भी कितना आ रहा है? 6, है ना। तो आप समझ गए ना मेरे भाई, यहाँ पर 4 है तो क्या आ रहा है? sp3, और यहाँ पर 6 है तो इसका क्या आ जाएगा? sp3d², ऐसा, है ना। बाकी इसने उल्टा देकर रखा है, आप इससे टेंशन मत लीजिएगा बिल्कुल भी, ठीक है।
चलो आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों हाँ, संकरण आपको पता है sp3 संकरण में चतुष्फल की संरचना होती है, तो सही है। और जो आपका sp3d² होता है इसमें अष्टफल की संरचना होती है, तो ये भी ठीक है, आपको इनको याद रखना है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन निम्नलिखित उपसय संयोजी यौगिकों के IUPAC नाम लिखिए। मतलब ये कुछ यौगिक हैं, इनके IUPAC नाम लिखना है, तो आप बता सकते हैं IUPAC नाम, तो आपको बहुत अच्छे से आता है, कोई दिक्कत ही नहीं पड़ना है ना। चलो नेक्स्ट है हमारा कुछ क्या होता है में क्वेश्चन है दोस्तों। क्या होता है जबकि, है ना, क्या होता है जबकि प्रकाश किरण पुंज कोलाइड विलयन सॉल में से गमन करती। कोलाइड विलयन का जो सॉल है, कोलाइड विलयन है, उसमें से गमन करती, क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट, तो प्रकाश किरण पुंज कोलाइड विलयन में से सॉल में से गमन करती है, तो क्या होता है, टिंडल प्रभाव घटित होता है, आपको पता ही है ना। जब प्रकाश को कोलाइड विलयन में से गुजारते हैं तो उसका मार्ग दिखाई देता है, तो वो टिंडल प्रभाव होता है ना, ठीक है। नेक्स्ट है, सॉल में से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो विद्युत कण संचलन होता है, ठीक है, आपको पता ही है चीज़ें। नेक्स्ट है दोस्तों, अधिशोषण के फ्राउंडलिंग समतापी क्या है। अधिशोषण का फ्राउंडलिंग समतापी क्या है, ये आपका क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप इसको कंप्लीट कीजिएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये कुछ हमारा एक 2 नंबर का न्यूमेरिकल है। और दोस्तों हाँ, हमने इन न्यूमेरिकल को आपको बहुत अच्छे से कराया। यहाँ पर आप जो देख रहे हैं बहुत कठिन भाषा में ये न्यूमेरिकल है, बट दोस्तों इस न्यूमेरिकल का आपको जो वीडियो है न्यूमेरिकल की, जो सेकंड यूनिट के इस टाइप के जो न्यूमेरिकल हैं, इसके लिए आपको जो हमने लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप वहां से आप बहुत अच्छे आसान भाषा में इसको एक एक चीज़ समझ सकती हैं, ठीक है। तो यहाँ से इस क्वेश्चन को समझिए, और इसको तो आप बिल्कुल कदापि मत कीजिए, इस मेथड को, जिस मेथड से ये दिया है हमने जो कराया है उस हिसाब से कीजिए, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उपसह संयोजन संख्या क्या है। मतलब जो उपसह संयोजन संख्या है वो क्या है, आपको ये बताना है, ठीक है। तो आपको दोस्तों ये उपसह संयोजन परिभाषा है और ये इसका एग्जाम्पल है, आप कोई दिक्कत नहीं है, बता सकते हैं, ठीक है। चलो अगला हमारा दोस्तों क्वेश्चन है, ओके हाँ, अगला हमारा दोस्तों क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा हम छोटा कर लेते हैं, बड़ा है कुछ, ओके। ब्राउनी गति किसे कहते हैं, इस पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों हम बता देते हैं, ये टोटल आपको जो परिभाषा इधर से इधर तक की दिख रही है ब्राउनी गति है। अब इस पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, ये चीज़ हमें बताना है तुम्हें, ठीक है। इस पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है तो हम बता देते हैं दोस्तों, है ना। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या बोल रहा हूँ, इस पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, मैं इसका आंसर दे रहा हूँ, क्योंकि ब्राउनी गति तो आपको बहुत अच्छे से पता है, ठीक है। चलो तो दोस्तों इसका जो आंसर है, इस पर ताप का प्रभाव पड़ता है, तो आप देखो इधर से, ब्राउनी गति कोलाइडी कणों की असममित आकार होने के कारण उन पर विलायक के अणुओं के द्वारा असमान रूप से टक्करों के फलस्वरूप उत्पन्न होता है। ताप बढ़ाने से ब्राउनी गति बढ़ती। आपको कुछ नहीं लिखना, आपको जो इतनी लाइन दे के रखा है ना, आपको ये सब चीज़ नहीं लिखना। उसने बोला ब्राउनी गति पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, तो आप अच्छे से और अच्छे से लिखना चाहते हैं तो आप अच्छे से आप एग्जाम में हेडिंग लगाइए, ब्राउनी गति पर ताप का प्रभाव, ये हेडिंग लगाइए और उसमें आप लिख दीजिए ताप बढ़ाने पर ब्राउनी गति बढ़ती है। बस इस टाइप से आप केवल इतनी लाइन लिखेंगे और ज़्यादा आप चक्कर में नहीं पड़ेंगे। दोस्तों आपको बहुत अच्छे से देना है, और लेकिन अच्छे से देने का मतलब ज़्यादा थ्योरी का नहीं होता है, आप उसको अच्छे से जमाइए, साफ तरीके से अच्छी तरीके से लिखिए, बस ये होता है। तो दोस्तों आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और दोस्तों आपके इस हिसाब से अगर इतने क्वेश्चन कर लेते हैं आप कंप्लीट, तो आपके 2 नंबर के क्वेश्चन की पूरी तैयारी कंप्लीटली हो जाती है। तो दोस्तों अगली वीडियो में फिर हम आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। और हाँ दोस्तों, अपने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि उन लोग का सबका फ़ायदा हो और हमारा भी फ़ायदा हो उसमें, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।